वेलकम बच्चों। आज शुरू करेंगे हम इकाई 12 गति। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क ओडोमीटर पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जा सकता है। वाहन की दूरी। सेकंड है ख दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा कब होगा? जब एक चक्कर लगाने में, जब एक चक्कर मान लो हमने ए से शुरुआत की और वापस हम एक चक्कर लगाने के बाद वापस ए पर ही पहुंच जाते हैं तो हमारा जो विस्थापन है वो तो ज़ीरो हुआ। हम जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज़ ज़ीरो। और सबसे वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। कब होगा? जब हमने एक चक्कर लगाया। ग है गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है? असत्य बताना है। असत्य है समय के साथ दूरी अपरिवर्तित। ऐसा तो नहीं हो सकता, समय के साथ दूरी परिवर्तित होती है, तो ये असत्य है। ये घ किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है? यहाँ भी असत्य ही बताना है। वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो, तो ये असत्य है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? तो ये है वायुयान की गति। प्रश्न 2 निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। घूमते हुए लट्टू की गति घूर्णन गति होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है। ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति वृत्तीय होती है। प्रश्न 3 निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है, गलत, ये दोलन गति होती है। ख वृत्तीय पथ पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल शून्य होगी, ये गलत है। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करना चाहिए, सही है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो इसकी गति दोलन गति कहलाती है, सही। दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, ये सही है। तो ये देख लेते हैं, इसे हमें क्या करना है, चित्र को की गति को देखकर सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर देखिए, ये है वृत्तीय गति। सेकंड है जो ये वृत्तीय गति हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड जो है ये घूर्णन गति, जैसे लट्टू घूमता है। थर्ड है घड़ी की आवर्ती गति, ये बार बार रिपीट होती है। उसके बाद ये दोलन गति में आता है ये। और जो मार्च पास्ट करते जो सिपाही दिखाई दे रहे हैं, ये होती है रेखीय गति। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। इसमें जो बेमेल है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा, या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड भी होता है। किलोग्राम और मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये नहीं होता, तो ये बेमेल है। सेकंड है दोलन गति, कंपन गति, सरल रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति। तो जो डिफरेंट है, बेमेल है, वो है सरल रेखीय गति। दूरी, चाल, वेग, औसत चाल तो है दूरी। घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति, कुम्हार के चाक की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो यह है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर और नियतांक। तो ये है नियतांक, सब चर होगा, ये नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कोल्हू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है? वृत्तीय गति। ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं? क्षैतिज अक्ष पर।
प्रश्न 7, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। तो हमें हल करना है। तो पहला देखते हैं, दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 सेकंड के बाद हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला क्या है, यहाँ पे दूरी कितनी है 15 सेकंड के बाद, ये देखिए यहाँ पे 5, 10, 15 के बाद दूरी कितनी देखेंगे, ऊपर जाकर देखेंगे दूरी का पॉइंट है ये कितनी दिखा रखी है दूरी, यहाँ पे हम कैलकुलेट कितनी है 10 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, 10 मीटर यहाँ आपने लिख दिया। सेकंड चलते हैं, चाल पूछिए। चाल देखिए यहाँ पे है समय और ये है मीटर। चाल कितनी है 15 सेकंड के बाद, तो ये जब ये समय हो गया, ये दूरी हो गई। यहाँ पे देखिए ये समय है और ये दूरी है। तो चाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चाल रिप्रेजेंट कर रही है, जो सीधी रेखा है ये चाल की है, ये बता रही है चाल कैसी है। देखिए ये जो है ये चाल बता रही है, जो है सीधी रेखा है, ये चाल रिप्रेजेंट कर रही है, जो सीधी स्ट्रेट लाइन है। अब सीधी रेखा का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं है चाल में। 5 मिनट में भी वही चाल थी, 10 मिनट बाद भी सेम चाल रही, 15 मिनट के बाद भी सेम चाल रही। मतलब यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है चाल का। तो चाल कितनी है यहाँ पे, सेम का मतलब ये है कि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, इसके ऊपर सीधी रेखा की जाए तो चाल कितनी है 0। 5 में भी 0 थी, 10 मिनट बाद भी 0 चाल थी, 15 मिनट के बाद भी 0 ही रहेगी। आगे क्योंकि सीधी रेखा है, कितने मिनट के बाद भी लेंगे हम, कितने भी समय के बाद लेंगे, अगर ये सीधी रेखा ही चल रही है तो जो चाल होगी वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो 0 आएगी। तो चाल यहाँ पर कितनी है, 0 बता दी गई है। देखिए दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद हमें कैलकुलेट करना है। 15 सेकंड बाद दूरी 10 मीटर और चाल कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं है चाल में, 0 ही है चाल। ख, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति त्रिज्या कितनी बताइए, 5 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है, ऐसे घूम रहा है वो। तो उसके बाद हमें बताना है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर बाद उसका विस्थापन कितना होगा। तो देखिए यहाँ से मान लो शुरू करता है, चाहे यहाँ से शुरू करे चाहे कहीं से भी शुरू करे। तो मान लो उसने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से, तो 1 चक्कर, फिर 2, 3, 4, 5 चक्कर बाद जहाँ से वो चला था वहीं पर वो आकर रुक गया। तो विस्थापन कितना हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि वहीं पर उसी पोजीशन पर वो आकर खड़ा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सेकंड केस में हम देखते हैं 2.5 चक्कर लगाने के बाद। 2.5 का मतलब ये है कि सेकंड देखते हैं, ये देखिए सेकंड यहाँ से शुरू करते हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर और 2.5 में ये यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ से शुरू किया और पहुँचा यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई, 10 कैसे हुई, 5 त्रिज्या है तो 5 के साथ 5 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर विस्थापन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बी सी से होते हुए डी पर पहुंचती है। कार की दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कार 2 घंटे में कहाँ पहुंची, ए बिंदु से शुरू होकर के बी से होते हुए सी से होते हुए डी पर पहुंच गई, यहाँ वो डी पर आ गई। ठीक है, तो हमें कार की दूरी बतानी। अब कार तो यहाँ है, ए से शुरू करके कार यहाँ थी पहले, कार यहाँ से घूम कर कार यहाँ आ गई डी पर। तो कितना यहाँ से डिस्टेंस हुआ, जहाँ से शुरू किया था 10, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, विस्थापन तो 10 हो गया और दूरी बतानी है हमें, दूरी कितनी है। तो अब आप यहाँ से देखिए टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ होकर बी सी से होते हुए डी पर पहुँचती है, यहाँ पहुँच गई। तो कार की दूरी, अब कार कितनी दूर निकल कर आ चुकी है, 4 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, 12 और 10 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। जैसे हम घर से चलते हैं
तो हम कितने दूर तक पहुंच चुके हैं, 22 किलोमीटर दूर वो निकल चुकी है। अब सेकंड में पूछा है विस्थापन कितना है। विस्थापन का मतलब जहां से शुरू किया था और अब पहुंचा है उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, वो आया है 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। क है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए विस्थापन है प्रारंभिक स्थिति और जो उसकी अंतिम स्थिति है उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहलाती है विस्थापन। जैसे पिछले प्रश्न में कितनी आई थी, 10 किलोमीटर आई थी। ख वृत्तीय गति और घूर्णन गति। किसी वस्तु का निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार चक्कर मार्ग पर चक्कर लगाना। वृत्तीय से ही नाम से पता चल रहा है कि वृत्तीय कार मार्ग होगा, सर्कुलर मार्ग होगा, उस पर वो चक्कर लगाएगा, जैसे कोल्हू चलाता बैल। सेकंड है घूर्णन गति। किसी वस्तु का अपनी धुरी या अक्ष के परितः घूमना या चक्कर लगाना। जैसे लट्टू होता है, अपने अक्ष के ही वो के अलोंग वो अराउंड वो घूमता रहता है, तो जैसे घूमती फिरकी की गति। उसके बाद है चाल और वेग में डिफरेंस। चाल होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। चाल बराबर है तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाय दूरी तय करने में लगा समय। वेग है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली दूरी। विस्थापन वेग बराबर है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। घ है एक समान गति और असमान गति। एक समान होती है, नाम से पता चल रहा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। असमान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, जैसे सड़क पर वाहन की गति। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9, निम्नांकित गतियों के 3 उदाहरण उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे हमें 3 उदाहरण बताने हैं इनके, तो आइए बताते हैं। पहले करते हैं रेखीय पे, रेखीय से शुरू करते। रेखीय मार्च पास्ट करते सिपाही, सीधी सड़क पर वाहन, बंदूक की गोली। नेक्स्ट है वृत्तीय। वृत्तीय में आता है कोल्हू चलाता बैल, घड़ी की सुई की नोक, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दोलन गति झूला झूलता बच्चा, स्प्रिंग की गति, दीवार घड़ी का पेंडुलम। उसके बाद है घूर्णन, कुम्हार का चाक, घूमती फिरकी और घिरनी। 3 उदाहरण हो गए, यहाँ पे देख लीजिए। 3 उदाहरण हमने लिख दिए और किसी के। प्रश्न 11 में चलते हैं। निम्नलिखित गतियों में से एक समान गति तथा असमान गति को सारणीबद्ध कीजिए। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा है इनकी डेफिनेशंस, एक समान गति मतलब और असमान गति, एक समान गति होती है जो समान अंतराल में समान गति हो जिसकी, और उसकी असमान अंतराल में, जैसे आप हमने पीछे कराई, देखिए यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, और जब दोनों सेम होते, समान अंतराल है और समान गति है, उसमें जब कोई गति करता है तो एक समान की गति हो जाती है और असमान में डिफरेंट होते हैं दोनों। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकी लिस्ट हमें बनानी है। यहाँ पे एक समान गति आपको मालूम है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी एक समान रहती है। मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, ये भी आपने देखा होगा, परेड वगैरह देखी है सभी ने, तो मार्च पास्ट करते सिपाही की गति भी एक समान ही रहती है। घड़ी की सुइयों के नोक की गति, ये भी सेम ही एक समान गति के उदाहरण है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब एक समान गति के अंतर्गत आते हैं। असमान गति में स्कूटर की गति, ट्रेन की गति। नेक्स्ट है, अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए। अब ये ग्राफ बताया गया है,
यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है, यहाँ पे S पर समाप्त होती है, तो चली गई कुल दूरी, तो चली गई कुल दूरी हमें यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे देखते हैं, O से शुरू होकर के S पर ही समाप्त हो रही है। तो दूरी कितनी तय की? O से P तक चला, O से P, P से Q, P से Q, Q से R, Q से R, फिर R से S, R से S। तो इनका हमें मान वैल्यू लिख लेनी है। O पे कितनी है? 15। 0 से P तक कितनी वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है? 15। P Q में कोई चेंज नहीं आया, 15 का 15 ही रहा, तो यहाँ पे 0 आ गया। Q R में यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए 10 कैसे? यहाँ Q का कितना है? 15 और R कितना है? 25, तो दोनों को माइनस कर लिया जाएगा, तो कितना हो गया ये? 10। यहाँ पे 10 लिख लिया। फिर R S कितना है? यहाँ पे R कितना था? 25 और S कितना है? 0, तो 25 में से 0 गया तो कितना आ गया? 25। तो अब हम सबको टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने के बाद यहाँ पे कितना आता है? 50 मीटर। उसके बाद है औसत चाल। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो है दूरी डिवाइडेड बाय समय। दूरी कितनी आई है ऊपर से? 50 मीटर, और समय कितना बताया गया है? 16। 16 कैसे? ये देखिए, यहाँ पे समय की लाइन है ये क्षैतिज रेखा में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 16। जब S पर पहुंच जाता है 0 से S तक, तो समय कितना लगा? 16 सेकेंड। तो 50, यहाँ पे कुल 50 आया, उसको 16 से भाग कर दिया, तो ये आता है 3.125 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड है, कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रहेगी? विरामावस्था मतलब कोई चेंज नहीं आया। ये देखिए, जब P पे थी वस्तु, उसके बाद जब Q पे आती है तो कोई चेंज नहीं। कैसे चेंज नहीं पता चल रहा? क्योंकि यहाँ पे सीधी रेखा है, P और Q के बीच सीधी रेखा का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं है। यहाँ P पर भी 15 थी इसकी वैल्यू और Q पर भी 15 है, तो विरामावस्था में है, इस वजह से यहाँ पे आएगा P से Q तक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 13। दो कारें A तथा B क्रमशः बिंदुओं P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न में कि दो कारें हैं, कार A और कार B। दो बिंदु हैं, ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। इनसे एक दूसरे की ओर एक ही समय में, एक ही टाइम में वो स्टार्ट होती हैं चलना। अब यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक, जो A है वो जब चलेगी तो Q तक पहुंचेगी, और B वाली जब चलेगी तो बिंदु P तक पहुंचेगी। कितने में पहुंच रही है? 5 मिनट में पहुंच रही है, और ये 10 मिनट में पहुंच रही है। मतलब A से लेकर वो Q तक 5 मिनट में पहुंचेगी, ये B से लेकर P तक 10 मिनट में पहुंचेगी। ये 5 मिनट में पहुंचेगी, ये 10 मिनट में पहुंचेगी। तो ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो चाल है वो किस कार की अधिक होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे फॉर्मूला है चाल का, क्या है? PQ डिवाइडेड बाय 5 मिनट। PQ मतलब कितना होता है? इसको कहते हैं दूरी। चाल बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय, नीचे आ जाएगा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी है? PQ। B की चाल में दूरी कितनी है? QP, क्योंकि Q से चलेगी और P पर रुकेगी, ये P से चलेगी और Q पर आएगी। नीचे समय कितना लगेगा इसको? 5 मिनट A को, और B को लगेगा 10 मिनट। तो अब देखते हैं, जब ये कम है, 5 मिनट कम है यहाँ पर, जब ये कम होता है तो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये वैल्यू अगर बड़ी होती है तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कम होगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये कम होगा, इसका मान कम होगा तो इसका मान ज़्यादा होगा, अगर यहाँ मान ज़्यादा होगा तो इसका मान जो आएगा वो कम होगा, तो उल्टा चलेगा इसका। तो यहाँ पर देखिए किसकी चाल अधिक है, तो यहाँ पर A की चाल अधिक होगी, क्योंकि 5 जो है कम है 10 से, तो A की चाल कितनी है? ज़्यादा है, अधिक रहेगी चाल, क्योंकि टाइम कम लगा है। अगर सीधा सीधा देखा जाए बिना फॉर्मूले के भी, जिसको टाइम कम लगा है उसकी चाल ज़्यादा ही होगी, तभी वो कम टाइम में उस सेम डिस्टेंस को उसने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 14th। अपने आसपास दिखाई देने वाली गतियों को देखकर उनकी सूची बनाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो पहला है सरल रेखीय गति, गतियों के नाम बताने हैं। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति, इनके 3-3 उदाहरण हमें बताने हैं।
तो पहला आता है सरल रेखीय गति, बंदूक से निकली गोली की गति, कमान से निकले तीर की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। फिर है वृत्तीय गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों के नोक की गति, कोलू चलाते बैल की गति। घूर्णन गति, घूमती फिरकी की गति, कुम्हार के चाक की गति, गिरनी की गति। दोलन गति, झूला झूलती बच्ची की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति और स्प्रिंग की गति। तो इसी के साथ ये इकाई हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ।